एक काली बहू ने किया 4 गोरी सौतनों का गृह प्रवेश। कोमल घर में साफ सफाई कर रही थी, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे बहू, कितनी देर हो गई, तू दरवाजा खोलती क्यों नहीं है? देख जरा दरवाजे पर कौन खड़ा है। अरे माँ जी, मैं तो साफ सफाई कर रही थी। अगर आप एक बार दरवाजा खोल भी देती तो क्या चला जाता। अरे भाभी, जब देखो आप माँ से बहस करती रहती हो। कोई बात नहीं, मैं ही जाकर दरवाजा खोल लेती हूँ। तनीषा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका भाई करण खड़ा होता है। उसके साथ 4 लड़कियां भी होती हैं, जिनके गले में वरमाला होती है। अरे तनीषा, तुम आज कॉलेज नहीं गई? चलो अच्छी बात है। ऐसे वक्त पर घर के सभी लोगों को साथ होना चाहिए। जल्दी से आओ, माँ को बुलाकर लाओ। लेकिन भैया, ये सब है क्या? और भाभी के होते हुए आपने 4 लड़कियों से शादी कर ली। ये सब चल क्या रहा है? करण तनीषा की बातों का कोई जवाब नहीं देता। तभी वहां कोमल और ललिता आ जाती है। ललिता अपने बेटे को 4 अनजान लड़कियों के साथ शादी के जोड़े में देख अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद करण अपनी पत्नी से कहता है, ओहो, ये क्या, माँ तो बेहोश हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरी इन 4 पत्नियों का गृह प्रवेश कौन करेगा? अब यहाँ और कोई तो है नहीं। एक काम करो कोमल, तुम ही मेरी 4 पत्नियों का गृह प्रवेश कर दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जी? अपनी पहली पत्नी से अपनी इन 4 गोरी पत्नियों का गृह प्रवेश करवा रहे हो? मैं इनका गृह प्रवेश कभी नहीं करूंगी। ऐसा करने से पहले आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए था। इनका गृह प्रवेश नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हें इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। ऐसी बातें अपने मुंह से निकालने से पहले आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, कितना प्यार करती हूँ आपको, और आपने मेरी वफादारी का ये सिला दिया मुझे। भाभी, मेरी बात मानो तो अपनी इन 4 गोरी सौतनों को गृह प्रवेश कर दो, नहीं तो भैया तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। और वैसे भी तुम अनाथ हो, आखिर घर से निकलने के बाद जाओगी कहाँ? कोमल को न चाहते हुए भी अपनी 4 गोरी सौतनों का गृह प्रवेश करना पड़ता है, जिसके बाद उसकी चारों सौतनें उससे कहती हैं, हे भगवान, चीची जी, कितनी काली है तुम्हारी पहली पत्नी। पता चला आखिर तुम अपनी इस काली बदसूरत पत्नी से क्यों परेशान थे। लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है करण जी। मैं और ये सब तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगी। अरे करण जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारा कमरा कहाँ है? मुझे बहुत थकान हो गई है, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। हाँ, थकान तो मुझे भी हो गई है, मुझे भी थोड़ी देर आराम करना है। ओहो, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम ज्यादा थक गई होगी। एक काम करो कोमल, तुम मेरी इन प्यारी सुंदर गोरी पत्नियों को मेरे कमरे में ले जाओ। कोमल की आंखों में आंसू होते हैं और वो कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो अपनी चारों सौतनों को अपने पति के कमरे में ले जाती है और अपने पति के पास आकर उससे कहती है, जिस कमरे से मेरी इतनी सारी यादें थी, जिस कमरे में हमने इतने अच्छे पल गुजारे थे, आपने वो कमरा मेरी सौतनों को दे दिया। आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? अरे तुम ही तो कहती थी कि पता नहीं कि मैं किन किन लड़कियों से बात करता रहता हूँ, कभी किसी से तो कभी किसी से। देखो, ये वही तो लड़कियां हैं जिनसे मैं बात किया करता था। आज मैं इन्हें शादी करके अपने साथ घर ले आया हूँ। अब मुझे छुप छुप कर बात नहीं करनी पड़ेगी। कोमल रोने लगती है और अपने पति से कुछ नहीं कह पाती। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर बाद ललिता को होश आ जाता है और वो तुरंत अपने बेटे करण के पास आकर उससे कहती है, अरे बेटा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तेरी पत्नी तेरे साथ है तो तुझे उसकी 4 सौतने लाने की क्या जरूरत थी? अरे तो आपने मेरी शादी काली कलूटी लड़की से क्यों करवा दी? और फिर आप इस तरह सारी गलतियां मुझ पर थोप रही हो। अरे मुझे कोमल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसके साथ और नहीं रह सकता। बेटा कोमल, जितनी समझदार बहू तुझे कहीं नहीं मिलेगी। वो मेरी सेवा भी करती है और घर में सबका ख्याल भी रखती है। अरे माँ, आपको तो खुश होना चाहिए था कि आपके पास अब एक नहीं बल्कि 5 बहू हैं। 4 गोरी बहू और 1 काली बहू। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी अपनी 4 पत्नियों को आपके पास भेज देता हूँ। करण अपनी 4 पत्नियों को अपनी माँ के पास भेज देता है, जिसके बाद श्रेया, रूपा, गौरी और शेफाली ललिता के पास आती है और उसकी सेवा पानी करने लगती है। ये सब देखकर ललिता खुश बहुत होती है। वैसे देखा जाए तो करण का फैसला कोई बुरा नहीं है। अपने फैसले से मुझे 4 बहू लाकर दी है मेरे बेटे ने, और जो मेरी अच्छे से खातिरदारी भी कर रही हैं। अपनी गोरी सौतनों को अपनी माँ जैसी सास की सेवा करते हुए देख कोमल हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो रोने लगती है। मैंने अपनी सास के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमेशा उनका ख्याल रखा और उनकी सारी बातें मानी और एक संस्कारी बहू बनकर सबका ख्याल भी रखा। उसके बाद भी मेरी माँ जैसी सास ने मेरी सौतनों के आते ही अपना दल बदल लिया।
ऐसा सोचकर वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। जैसे वो कमरे के पास पहुंचती है, उसे उसकी सारी सौतनों के खिलखिलाने की आवाज आने लगती है। जैसे ही कोमल दरवाजे से अंदर झांकती है, उसे अपना पति अपनी चारों सौतनों के साथ घिरा हुआ नजर आता है। हे भगवान, अभी तो मेरी सौतन मेरी सास के कमरे में थी और अचानक से मेरे पति के कमरे में कैसे आ गई? और फिर बस यही दिन देखने के लिए बाकी रह गया था। मेरा पति मुझे धोखा देकर मेरी 4 सौतनों के साथ आराम फरमा रहा है और मैं यहाँ दरवाजे के बाहर खड़ी पहरेदारी कर रही हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। वो ऐसा सोच रही थी कि तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं, जिसके बाद अब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने बगल में अपने पति को खड़ा हुआ देखती है। अरे आप यहाँ हो तो मेरी 4 सौतनें कहाँ हैं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी सौतन? अरे भला इस घर में तुम्हारी सौतन कहाँ से आई? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी सौतन क्यों लेकर आऊंगा? लगता है भैया भाभी को बहुत ही बुरा सपना आया था। चलो कोई बात नहीं भाभी, उसे सपना समझकर भूल जाओ। देख करण, लगता है कोमल की तबीयत ठीक नहीं है। समय रहते उसे एक बार डॉक्टर के पास भी ले जाना। अपने आसपास ऐसा माहौल देखकर कोमल हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता और वो अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ऐसा डरावना सपना मैंने कभी देखा ही नहीं था जिंदगी में। अगर वो सपना था तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब मैं हकीकत में कभी झेल नहीं पाऊंगी। कोमल उसे बुरे सपने की तरह भूल जाती है, जिसके बाद करण कोमल का चेकअप करवाने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कोमल का चेकअप करने के बाद करण से कहते हैं, अरे मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है और आप पिता। बहुत जल्दी आपके घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। ये सुनने के बाद करण बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी कोमल का और अच्छे से ख्याल रखने लगता है, जिसके चलते कोमल अब अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गरीब बहू वर्सेस अमीर बहू का ब्यूटी पार्लर। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी शादी बहुत सोच समझ कर की है और तुम किसी भी परेशानी में नहीं हो, लेकिन मैं अर्जुन जी को नहीं छोड़ सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। तुम मेरी बात को समझो। अगर तुमने अपनी शादी का फैसला गलत ले लिया तो जिंदगी भर पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए किसी अमीरजादे से शादी करो। शनाया ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। शनाया और श्रद्धा दोनों बहनें थीं। शनाया ने अपने माता पिता की बात मानकर एक अमीर घराने में शादी की थी, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा एक गरीब घर के लड़के से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। श्रद्धा एक मंदिर में अर्जुन के साथ खड़ी होती है। अर्जुन, मैं तुम्हें भगवान को साक्षी मानकर अपना पति मानती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकारते हो? श्रद्धा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकारता हूँ, लेकिन तुम एक बार फिर सोच लो, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे तुम्हारे गरीब होने पर कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस दिन के बाद से श्रद्धा और अर्जुन दोनों शादी करके साथ रहने लगते हैं। अर्जुन का घर श्रद्धा की बहन शनाया के घर के बिल्कुल सामने था। वो एक झोपड़ी के अंदर रहते थे। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहा, लेकिन अचानक से अर्जुन की प्राइवेट नौकरी छूट जाती है और उनके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां चलने लगती हैं। एक बहन के घर में अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, तो दूसरी बहन अपने पति अतुल से कहती है, देखिए जी, मैंने पार्लर का कोर्स किया था और मुझे पार्लर का सारा काम आता है। मैं अपने इस पैशन को खत्म नहीं करना चाहती। क्या आप मेरे लिए पार्लर खुलवा सकते हो? अगर तुम अपना पैशन हमेशा बनाए रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद जरूर करूंगा। इस पार्लर को चलाने के लिए तो मेरे नौकर ही काफी हैं। मुझे कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अतुल ऐसा कहकर शनाया के पार्लर का काम शुरू करवा देता है। कुछ ही दिनों में शनाया का ब्यूटी पार्लर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें शनाया अपने लिए कुछ नौकर भी रखती है। शनाया के पार्लर में कोई नहीं जाता था। बहुत ही कम लोग उसके पार्लर में जाया करते थे, क्योंकि वो लोगों से कम काम के बहुत ज्यादा पैसे मांगा करती थी। वहीं दूसरी तरफ शनाया का पार्लर देखकर श्रद्धा अपने पति अर्जुन से कहती है, सुनिए जी, मैंने और शनाया ने एक साथ पार्लर का कोर्स किया था। देखो जरा, उसने अपने घर के सामने कितना प्यारा पार्लर खोला है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी पार्लर का काम करना शुरू कर दूं। लेकिन श्रद्धा, तुम जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे पार्लर का काम करवा सकूं। इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? अर्जुन के ये पूछने पर श्रद्धा अपने गले से मंगलसूत्र उतारती है और कहती है, हमारे पास इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। अगर हमें कुछ करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी अनमोल चीजों का बलिदान तो देना ही पड़ेगा। श्रद्धा की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूर होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाता।
श्रद्धा अपना मंगलसूत्र बेचकर पार्लर का सामान ले आती है और अपने घर के बाहर ही बिल्कुल शनाया के पार्लर के सामने अपना एक पार्लर का टेंट लगा लेती है। हे ऊपर वाले, मैंने खुद का काम तो खोल लिया है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस मेहनत को व्यर्थ जाने मत देना। भगवान का नाम लेकर श्रद्धा अपना पार्लर चलाने लगती है। देखते ही देखते उसके पार्लर में कस्टमर आना शुरू कर देते हैं। वो कम पैसों में लोगों को अच्छा काम करके देना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शनाया के पार्लर में जो भी कोई आता उसे दोगुना पैसा भरना पड़ता। अरे ये सब क्या है? तुमने मेरा कैसा मेकअप किया है और इस मेकअप के तुम मुझसे पूरे 5,000 रुपए मांग रही हो? मैं ऐसे मेकअप के एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तुम जैसे फटीचर लोग अपनी औकात से बढ़कर पार्लर में चले आते हो। अरे इस पार्लर की शक्ल देखो, क्या तुम इस पार्लर में आने के लायक भी हो? जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती है और सपने तुम्हें महारानियों वाले चाहिए। अभी के अभी मेरे पार्लर से दफा हो जाओ। ऐसा कहकर वो उसे निकाल